स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा खास शो युद्ध खत्म तेजी शुरू में। अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते का हुआ है युद्ध विराम, लेकिन दुनिया भर के बाजारों में मूड में थोड़ा आता दिखा है बदलाव। रिकवरी होना शुरू हुई है। अब बड़ा सवाल है कि इस रिकवरी पर कितना भरोसा किया जाए। क्या ये युद्ध विराम है या फिर युद्ध का अंत? और ऐसे में क्या ये समझ लेना ठीक है कि जो कुछ भी निचले स्तर हमें पिछले हफ्ते में देखने को मिले वापस नहीं दिखेंगे? क्या बाजार तेजी की रफ्तार पकड़ेगा? चुनौतियां हैं तो क्या और कितनी, और साथ ही कच्चे तेल से किस तरह के आगे लिए जाए संकेत, एफआईएस का एक्शन किस तरह का रहेगा? ढेर सारे हैं सवाल आपके मन में और जवाब है तैयार। नन अदर देन समीर अरोड़ा साहब, दुनिया भर के और भारतीय बाजारों के जाने माने एक्सपर्ट, हेलिस कैपिटल के फाउंडर और फंड मैनेजर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त सिंगापुर से। समीर सर, हेलो जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। यू आर लुकिंग इन पिंक ऑफ हेल्थ। मैं कह रहा हूँ जब अच्छी मार्केट चल रही हो एक दिन तो हमारे कलर भी चेंज हो जाते हैं। एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मतलब विद ड्यू रेस्पेक्ट टू योर एज एंड योर एक्सपीरियंस, लेकिन मैं बताऊँ कि आपकी उम्र में इस तरह का रंग अपने आप पर कैरी कर लेना, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में किसी और फंड मैनेजर के बस की बात है। यू कैरी इट वो वेरी तो वेल फिर सर। अलग अलग फंड मैनेजर हैं। मैं तो येलो पैंट्स भी पहनता हूँ जी कई बार ग्रीन। सीरियसली क्या बात सर, एक बार पोस्ट यूरोपियन तो स्टाइल दीजिए। है हमारा, नॉट अमेरिकन स्टाइल। नहीं, बट एक चीज़ मैं जितना समीर सर को जानता हूँ, जितनी बार मिला हूँ, वो ज़िंदगी पूरी जिंदा दिली से जीते हैं। और ऐसे लोगों के साथ बात करने का, शो करने का, मिलने का मज़ा ही कुछ और है। सो सर, धन्यवाद, आपने समय दिया। मूड बताइए बाजार का, आपका भी और बाजार का भी। सो जी मेरा मूड था इन चीजों में बाजार के साथ ही चलता है, लेकिन इन जनरल मुझे लगता है कि ये जो सीज फायर हुआ है उसमें एक्चुअली तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि कोई डील हो जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने आप डेस्परेटली वो बंद करना चाहते हैं वॉर को। अब उनको लगता है हो गया, उनको अपने इलेक्शंस का है या ऑयल प्राइस का भी है, जो भी है। और अब ये जो आज की नेगेटिव नई न्यूज आई कि अभी सीज फायर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया, वो अब आई अज्यूम कि यूएस कैन इजीली कंट्रोल इट बाय टॉकिंग टू देम कि भाई ये बीच में नहीं किया जाए, बिकॉज वो तो फिर लड़ाई और सीरियस रप्चर बिटवीन यूएस एंड इसराइल या वर्ल्ड एंड इसराइल बढ़ जाएगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इसलिए मार्केट गिर नहीं रही है, बिकॉज सब ये होप भी कर रहे हैं और लॉजिकली भी कि कुछ ना कुछ डील होगी। लेकिन अगर आप देखें कि ईरान ने क्या मांगा है और यूएस ने क्या बोला है, उसमें बहुत फर्क है। लेकिन मुझे लगता है ये सब ने वो बुक पढ़ ली, आर्ट ऑफ द डील, जो खाली प्रेसिडेंट ट्रम्प ने नहीं पढ़ी है, अपने आप नहीं लिखी, वो दूसरी साइड ने भी पढ़ ली है कि आप इतना ज्यादा मांगो और फिर उसके बाद लास्ट मिनट पे एग्री कर लो। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि यूएस फोर्सेस मिडिल ईस्ट में ना रहे, सबको पता ही है, नॉन स्टार्टर काइंड ऑफ अ पॉइंट है। तो कई चीजें वैसी मेरे को लगता है फर्स्ट राउंड उठ जाएंगे, अभी कल परसों पता लग जाएगा थोड़ा बहुत जब टॉक शुरू होंगी। एक चीज़ बट बताइए। पॉजिटिव खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म। इसमें कोई अब कोई भी चीज ना सेकंड टाइम सेम इम्पैक्ट नहीं होता। अब करेक्ट। मुझे नहीं लगता कि 10 दिन बाद फिर सीरियस लड़ाई शुरू हो जाएगी। हम्म। ये मुझे तो नहीं लगता नॉर्मली, और मैं वैसे भी बुलिश टाइप ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं। मुझे लगता है अब हो गया, अब इसको बार बार ये नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। सर, ये हम भारत में बैठ के बड़े परेशान होते हैं कि ट्रम्प साहब का सुबह क्या ट्वीट आया, शाम को क्या आया, दोपहर में क्या है। आप तो सिंगापुर में ज़्यादा ग्लोबली कनेक्टेड हैं। अमेरिका की इक्विटी मार्केट में भी आपकी बड़ी इंटरेस्ट और बड़ी ट्रैक भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते होंगे। समझो आप एक तो सिंगापुर में, और फ़र्ज़ करें कि अगर अमेरिका में होते हैं और फंड मेजर होते हैं, तो ये ट्रम्प साहब को कैसे झेलते सर, जो सुबह शाम बदल जाते हैं एकदम? तो एक्चुअली क्या है, मैंने उनके आने के बाद उनकी बुक भी पढ़ी फिर से, अच्छा। आर्ट ऑफ द डील। अब उसमें क्या है, वो उन्होंने बोला हुआ है कि मैं सबसे हाईएस्ट मांगता हूँ फिर एंड में डील होती है, और आपके सामने 4 बार कर चुके हैं। हम्म। अभी चाइना का उन्होंने बोला था लास्ट ईयर 100 कितना 30% टैरिफ। हाँ। ओके। करेक्ट। और एंड में फिर वो 40-50 पे मान गए थे। हम्म। ऐसे हर जगह वो लास्ट मिनट तक फुल करते हैं, लेकिन हर ये बात है कि हर बार ये आदमी कन्विंस हो जाता है कि इस बार सीरियस है। हम्म। तो इस बारी जैसे मेरी क्या गलत बैठ हुई कि मैंने सोचा कि ईरान की जब ये मतलब ये लड़ाई शुरू हुई कि ये थोड़े दिनों में ही ये मतलब ही विल स्टेप डाउन। इस बार ही 1 महीना खींच दिया, तो टाइम पीरियड को भी आपको गेस करना आसान नहीं होता, और उसको अगर लगता है कि यार थोड़ा सा तो हेज होना चाहिए, थोड़ा बफर होना चाहिए, ये बट ये तो है ही, ये तो मुश्किल काम है ही, लेकिन अब चल रहा है, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम्म।
मतलब बार्गेनिंग करने की उनकी स्टाइल है। सर इतनी हाँ, बार्गेनिंग का बार्गेनिंग की स्टाइल है। सर और इतनी अब क्या है कि सबको पता है, तो इसलिए आई अज्यूम कि ईरान वाले भी बार्गेनिंग फुल स्पीड पे कर रहे हैं कि हमें स्ट्रेट्स ऑफ एग्ज़ैक्टली हॉर्मूज हमारे को दे दो, उसमें हाँ, 2 हाँ। मिलियन या 1 मिलियन पर हुँ। शिप हो, वो तो कोई देगा नहीं। सर एग्ज़ैक्टली अ, सेम सेम सिचुएशन हमारे यहाँ मुंबई में भी है, फैशन स्ट्रीट में। ऐसे ही अच्छा, बार्गेनिंग शुरू हाँ, होती है। बार्गेनिंग करेक्ट, ₹100 की चीज़ को ₹30 में दे। हाँ, और फिर वो भी शुरुआत वैसे ही करते हैं। मुझे लगता है ट्रेनिंग ट्रम्प यहीं से लेके गए हैं। सरप्राइज़। ये बताइए सर, अब एक चीज़ और जो लोग जानना समझना, आपने वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही भी कि एक ही चीज़ पर बाज़ार बार-बार रिएक्शन नहीं देता। तो क्या कहीं न कहीं हम ये मान सकते हैं कि युद्ध को लेकर भी और मार्केट को लेकर भी जो सबसे बुरा समय था पीछे रह गया, अब वापस न उस इंटेंसिटी का देखिए, युद्ध होगा, नहीं बाज़ार भी वापस 2200 पर नहीं, पहुँचेंगे? एक्चुअली इसमें एक रिस्क है हाँ, कि अगर फिर से वॉर शुरू हुई तो ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अब क्या है, अब आपको लगेगा कि कोई सेटलमेंट है ही नहीं। हाँ, करेक्ट। तो मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, तो अगर वॉर होगी तो फॉर इंडिया भी नेगेटिव है। इस वॉर को आप ये नहीं गिन सकते जैसे यूक्रेन वॉर चले जा रही है और लोग बाकी कंट्रीज वाले अपने काम पे लगे हुए हैं। ये इसमें ज़रा ज़्यादा सीरियस है, ये इतना वो नहीं है। बट एक और बात होगी, अगर आप 10 दिन 15 दिन जो भी दिन लगेंगे उसके बाद डील नहीं हुई, उन्होंने न्यूक्लियर मटेरियल नहीं दिया, उन्होंने वो एनरिचमेंट को अग्री नहीं किया, तो फिर इसका मतलब अगर फिर लड़ाई होगी, वो तो और सीरियस होगी वैसे। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को इतनी एनर्जी है, इतना इंटरेस्ट है। तो ही विल ट्राई एंड डू इट एज मच एज पॉसिबल। आई थिंक इसराइल ईरान को भी पता है कि उन्होंने फेब 28 से पहले क्या अग्री किया था जब वॉर नहीं शुरू हुई थी। तो आप वहां से आगे बात करोगे ना कि वहां तक आप अग्रीड थे, अब ये वॉर हो गई है, उसके आपको रेपरेशन देने पड़ेंगे, उनको 5-10 बिलियन डॉलर तो इस बात के देने पड़ेंगे ना, आपने उनकी सारी चीजें तोड़ दी। तो वो आप जिस तरीके से भी दे दो, या उनके जो पैसे बाहर पड़े होते हैं ऑयल के, तो क्या होता था जब वो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको वो पैसे वापस नहीं देते कि वो आप वेपन्स वगैरह ना ले लो। तो उनसे कहते थे कि आप जी वहां से ड्रग्स ले लो, फार्मा ले लो, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ले लो, जो भी और चीजें चाहिए ले लो। तो वो सरप्लस बहुत बाहर पड़े हुए हैं उनके, जो वापस नहीं देते उनको। तो उसमें से वो आज आया है ना वॉल स्ट्रीट जर्नल में कि वो उसमें से 10-20 बिलियन अभी कहेंगे आप ले लो। जो भी है, मेरे को लगता है कि ये अज्यूम करना कि दोनों साइड वांट टू गो बैक टू दैट स्टेज जहां एक दूसरे के ऊपर थ्रेट्स चल रहे हैं और वो चल रहा है, वो सेकंड टाइम एनर्जी भी नहीं होगी, दोनों के पास एनर्जी नहीं होगी टू डू इट। बट अगर वो उस सिचुएशन में पहुंच गए तो देन इट विल बी सीरियस अगेन एंड क्वाइट सीरियस, बिकॉज क्या उसका फिर सोल्यूशन क्या ढूंढेंगे। अभी तो आप सोच रहे हो कि पीस टॉक्स हो गई, अगर ये पीस टॉक फेल हो गई तो पहले दिन जब लड़ाई शुरू होगी तब क्या बोलोगे, फिर पीस टॉक होगी, फिर लोग कहेंगे नहीं आप कोई पीस टॉक नहीं है। तो इसलिए इट इज सीरियस, इट इज नॉट अ। और सर करेगा कौन? क्योंकि अभी तो दुनिया में कोई ट्रम्प का दोस्त तो बचा नहीं है। इस बार भी पाकिस्तान से जाके करवानी पड़ी, मतलब कोई मिला नहीं, ऐसा हाल है। हाँ, वो तो पहले से सेट किया होगा कि आप बोल देना तो मैं मान जाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और सर मैं जानना चाहता हूँ कि चलिए ठीक है, युद्ध वाली सिचुएशन अपनी जगह, क्रूड जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, कच्चा तेल, क्या वो एक लेवल आपको लगता है कि जितना गिर गिरा के नीचे आ जाए तो अपने कंफर्टेबल हो जाए कि हाँ भाई इतने में है ना, हमारी हमारी देश हमारी इकोनॉमी आराम से चलती तो रहेगी, टेंशन नहीं है? तो मुझे लगता है कि अगर सपोज सारा कुछ ठीक हो जाए, इसका ये नहीं मतलब है कि आप हर चीज में फेब 27 की पोजीशन पे पहुंच गए हो, क्योंकि ऑयल को पूरा वापस जाने में टाइम लगेगा। और इतनी दौरान कई कंपनियों के नुकसान हो गए होंगे, किसी की कमोडिटी प्राइस बढ़ गई, उधर से गवर्नमेंट का डेफिसिट में हो गया, ऑयल कंपनीज का लॉस हो गया, तो हर चीज पूरी वापस नहीं जाएगी। लेकिन मार्केट क्या है, अगर उसको वन ऑफ गिनेगी कि चलो जी बिकॉज ऑफ दिस रीजन फिजिकल डेफिसिट 10 पैसे बढ़ गया, या कोई ऑयल कंपनी का इतना नुकसान हो गया, तो फिर वो उसको सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट करके, एंड द फैक्ट कि द प्राइसेस आर, कोई किसी की 5% लोअर, किसी की 10% लोअर, बाय दैट टाइम आप आगे चल सकते हो। लेकिन हर चीज पूरी रिक्रिएट नहीं हो सकती। अब होटल के रूम्स निकल गए, फ्लाइट्स के सीट्स निकल गई, वो तो अब रिक्रिएट नहीं हो सकते, वो तो जितने हैं उतने दिनों के गए वेस्ट हो गए। हम्म। आपके रेमिटेंसेस थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि आई एम श्योर अगर ये चलता रहा, अगर नहीं चला तो ठीक है, फिर आप जो इंडियंस होटल्स में काम करते हैं बाहर और इधर उधर करते हैं, रिटेल में करते हैं, उन सब की सैलरी वैलरी कट तो हो रही होगी या हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो, अगर ये चलता रहा तो। अच्छा। बिकॉज अदरवाइज वो कंपनीज जो मिडिल ईस्ट में है, दुबई में, अबू धाबी में है, इधर उधर, वो कैसे करेगा काम। हम्म। तो इसलिए इसको पूरा रिक्रिएट, पूरा वापस नहीं जा सकते आप। सर बट आप मार्केट का क्या होता है कि वो थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लेता है, उसके लिए थोड़ा बहुत हिट हो चुका होता है, जैसे 15% मार्केट गिरी और अब 10% बढ़ भी गई है इस महीने।
या 8% बढ़ गए जो भी, तो प्लस माइनस उतना लोग कहेंगे चलो यहाँ से आगे किया जाए, या फिर थोड़े स्टॉक्स आप इधर उधर करोगे उसके लिए। सर आप कई बार ट्रैवल करते रहते हैं दुनिया भर में, कभी दुबई में होते हैं, लंदन में, अमेरिका में भी होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे आपके दोस्त होंगे एफआईज में जो इंडिया में पैसा लगाते होंगे, है ना दोस्त सर काफ़ी? कौन से वाले हैं ये? अब वो जिनको मैंने दोस्त बनाने की कोशिश की कि इंडिया में इन्वेस्ट करो, अब मुझे कई लोग गालियां भी देते हैं, बट ठीक है, हाँ जी, करेक्ट। नहीं, लेकिन ये कौन से वाले, ये तेजी वाले मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके दोस्तों से जो एफआईज वाले हैं, इनको प्रॉब्लम क्या है सर? देखो, हम जीएसटी कट करें तब भी इनको बेचना है, ठीक है? हम उसके बाद ट्रेड डील कर लें तब भी इनको बेचना है। हमारा वॉर ख़त्म होने आया या सीज़ फायर हो गया, पूरी दुनिया में तेज़ी हो रही, सब खरीद रहे हैं, तब भी इनको बेचना है। प्रॉब्लम क्या है इनकी? प्रॉब्लम ये नहीं, नहीं प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बाय द वे लास्ट मंथ का कोरिया, ताइवान और इंडिया की सेलिंग देखो, इंडिया की कम है। अरे सर। इंडिया की मार्केट ज्यादा गिरी है। हाँ। कोरिया, ताइवान में कुछ 40-40 बिलियन, 30 बिलियन की सेलिंग हुई है। ऐसे हम्म, नहीं होता। लास्ट ईयर बाय द वे कोरिया फुल ईयर में नेगेटिव थे कैश एफआई फ्लोज, नेगेटिव। अच्छा। लेकिन मार्केट चली थी बिकॉज ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, हो सकता है लास्ट में बेचा हो, लेकिन फुल ईयर का अगर आप कैलेंडर ईयर लेंगे तो उनमें भी सेलिंग थी पहली बार। तो इंडिया में क्या हुआ है कि इंडिया में ना 21 के बाद या 20 के बाद, कोविड के बाद लोगों ने कहा कि जी हम चाइना में पैसे नहीं डालेंगे। एक तो चाइना से लोग दुखी थे, वो चाइना में कोविड था, उससे पहले वो उनके कॉर्पोरेट वो इश्यूज हुए थे। अब वो चाइना चलने लग गया, तो जो चाइना के पैसे थे वो इन सब मार्केट्स में गए थे उससे पहले, मतलब 17, 18, 19 की बातें कर रहा हूँ। तो जब वो सडनली चाइना चल गया, अब आप क्या करोगे? पहले तो आपने बड़े जोश में अनाउंस कर दिया कि हम चाइना तो अनटचेबल कंट्री है, चाइना में नहीं डालेंगे। चाइना में एआई वगैरह मिला, सब कुछ मिला। तो एक्चुअली कोरिया की मार्केट चली है, कोरिया में एफआई फ्लोज नहीं गए। इफ यू वांट मैं इसके बाद आपको ईमेल कर दूंगा, वो आप यूज कर लेना किसी प्रोग्राम में। वो गोल्डमैन की एक रिपोर्ट में नंबर्स है ईयर बाय ईयर। बट इंडिया की अलग से प्रॉब्लम ये हुई कि एक तो इंडिया को लास्ट ईयर दो पर्टिकुलर स्पेसिफिक इश्यूज हुए। एक तो हुआ कि वॉर हो गई, और दूसरा हुआ कि ट्रेड वॉर में इंडिया को सबसे ज्यादा हिट हुआ। और जब वो ट्रेड सेटल हुआ वो फरवरी में हुआ, तो अगर आप फरवरी के नंबर्स देखें तो फरवरी में आईटी सेक्टर गिरा 20%, जिसका कोई एफआई से मतलब नहीं है, इन द सेंस कि लोगों को आईटी सेक्टर नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद। लेकिन इवन फरवरी में, अभी जो पिछला से पिछला महीना, उसमें एफआईएफ रोज नेट पॉजिटिव थे, करेंसी नेट पॉजिटिव थी, और मार्केट भी पॉजिटिव थी, इवन दो एक सेक्टर 20% माइनस था। लेकिन लोग मेरे हिसाब से अब क्यों दुखी हैं, जो मैं भी दुखी हूं, कि एक तो टैक्स इंडिया में लगता है और किसी कंट्री में नहीं लगता। ये मैं फिर से बोलना चाहता हूं, किसी कंट्री में नहीं लगता फॉरेनर के लिए। हम्म। और सेकंड है कि इंडिया को पहले हम कहते थे कि जी 15% रिटर्न बनेगा, उसमें करेक्ट। 3-4% आपके करेंसी में चले जाएंगे, तो आपके 11% रिटर्न बन जाएगा। तो लोग हाँ। कहते थे बहुत बढ़िया, फिर हम कहते थे हम थोड़ा आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे 2-4%, बट हम्म। मोटा माटी। करेक्ट। अब क्या बोले, अब बोलते हैं कि जी टॉप लाइन ग्रोथ थोड़ी कम हो गई है, तो 12-13% है, 15 तो नहीं कहता कोई भी अब, राइट। लेकिन उसमें अब पहले तो 2% टैक्स लगता है, क्योंकि ऑन एवरेज अगर आप 12-13% बनाएंगे, कोई लॉन्ग टर्म होगा कोई शॉर्ट टर्म होगा, तो घूम फिर के एवरेज 15% टैक्स लग गया ऑन दैट 11-12%, तो आपका हम्म। 1.5-2%, तो आपका रुपी रिटर्न हो गया 10%। करेक्ट। और उसमें करेंसी में एक एक साल में 10% जा रहे हैं, 2 सालों से 2 सालों में 15-20% चले गए हैं, 15%। करेक्ट। तो अब कैसे, अब गेम शुरू कर, और बाद में कहो जी टैक्स भी दिया है, टैक्स दे दिया और एनए भी नेगेटिव है डॉलर में। और अगर यूरोपियन इन्वेस्टर को मिलो तो थप्पड़ खाओ, क्योंकि यूरोपियन करेंसी तो इंडिया 20-25% ऊपर है, तो डालते 25% उड़ गए उनके। तो करेक्ट। ये दो चीजें अब ज्यादा हो गई थी। अब वी आर होपिंग कि तो अ, कोई ये तरी, सब चीजें अब कोई कोई हो कोई गई तरीका हैं। है सर, कोई तरीका है कि इनकी सेलिंग रुके और वापस ये लौट आए भारत में? क्या क्या इनकी क्या? सेलिंग रुकने का ये है कि अगर एफआई की सेलिंग को आप गिनते हैं, जो हाँ। एक्चुअली थोड़ी सी होती है, हम्म। इससे आसान कोई मेथड नहीं है टैक्स से। अच्छा। क्योंकि वैसे ही लॉस है, वैसे किसी ने 3 साल टैक्स नहीं हाँ, देना। कौन सा भरा है टैक्स, बराबर है। कौन सा वो टैक्स देना है किसी ने जो आपको मेरा लॉस हो गया? करेक्ट। आप कहोगे कि नेक्स्ट 5 साल के लिए, हाँ हाँ। सिर्फ अगर आपको अभी पूरा नहीं लगता, हम्म। 5 साल के लिए कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है लॉन्ग टर्म। एक साल पुराने वाला कर दो ना रूल, जो पहले रूल था। हाँ। पहले रूल अगर आप भूल गए हो क्योंकि आप बड़े यंग हो, हम्म। तो 1 साल के ऊपर जीरो टैक्स होता था इंडिया में, राइट आपको राइट। याद है? बिल्कुल याद है बिल्कुल, आपको ये लॉन्ग टर्म बातें? कैपिटल गेन जीरो।
बिल्कुल और हाँ। शॉर्ट टर्म होता था 10 दस की 10%, 10%। 10%। जी जी, याद है ना आपको? बिल्कुल 100% सर, मेरे तो जवानी के फिर दिनों में। उसमें क्या ऑब्जेक्शन थी, देश चल रहा था ना बढ़िया। हाँ, वही वही एक बार ले आए। और सबके लिए करो, एफआई के लिए नहीं, हाँ। सबके लिए। हम्म। किसी ने वैसे टैक्स नहीं देना 2-3 साल वैसे ही। हाँ करेक्ट, पैसे बनेंगे तो तब तो आप कह देंगे। दो कि 5 साल की जो जो नेक्स्ट 5 साल में इन्वेस्ट करेगा, उस पे ग्रैंडफादर है, वो जिंदगी भर उस पे नहीं देगा। नए पे आपने डिसाइड करना है, 5 साल बाद डिसाइड कर लेना जो करना है। अभी के लिए तो लोगों को रोको कि भाई अब आपको नहीं देना पड़ेगा नए पैसे पे या पुराने पे, जो भी कुछ बना के, नहीं तो वैसे नहीं देना किसी ने, क्योंकि हम्म। पुराने लॉस तो है ही ना सबके, 1-2 साल तो निकल ही जाएंगे। हम्म। और क्या किया जा सकता है सर, जिससे कि थोड़ा मतलब मार्केट को सपोर्ट मिले? मैं ये नहीं नहीं, कहता बात दूसरा ये आर्टिफिशियल, है कि आर्टिफिशियली ना करेंसी के करें, लिए। लेकिन कुछ किसी को नहीं बायबैक नहीं, करना हो, किसी को एक्चुअल डिविडेंड का। चीजें होनी चाहिए। एक्चुअल वो सब चीजों से इतनी छोटी होती है ना, उसे मार्केट नहीं बदल जाती कि हाँ। आप ऑन द स्क्रीन बाय बाय कर लोगे तो ठीक है, 2-4 स्टॉक्स के लिए, उससे कंट्री ना चेंज हो जाएगी। कंट्री हम्म। को चेंज करने के लिए मेन बात यह है कि ये टैक्स किसी और कंट्री में नहीं है, फॉरेनर का एटलीस्ट। तो आप ये नहीं कह रहे हो कि मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, आप जो एक्स्ट्रा ले रहे हो उसको रोकना है। हम्म। आप एक्स्ट्रा दे नहीं रहे हो। अब तो अजीब लगता है कि ये मार्केट खराब हो गई तो अब एक्स्ट्रा चीजें दो हमें, ना ना ना। एक भी कंट्री में, मोस्टली 99% ऑफ द कंट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है, बल्कि बाय द वे इंडियन इन्वेस्टर, आप लोग जब यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, आजकल तो बड़े लोग करते हैं, तो यूएस वाला आपसे कौन सा टैक्स लेता है जी? हम्म। ठीक बात है। आपका तो कोई, आपकी अपनी मार्केट लेती है वहां पे यूएस, तो जो अपनी कंट्री में देगा। इंडियन इन्वेस्टर को अभी जब वो यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि सारे लोग कर रहे हैं मैक्स 7 में या ये जो भी, तो उसमें पराग पारिक म्यूचुअल फंड ने कौन सा टैक्स दिया है यूएस में? कोई नहीं दिया। राइट। तो अगर यूएस चाहता था, वो कहता कि इसमें टैक्स मुझे दे दो, नहीं कहते ना लोग। तो बात आपका पॉइंट सही है कि अगर एक बार हिम्मत करके 3 साल 5 साल के लिए बोल दे नो टैक्स ऑन एफआईज, और इनफैक्ट नहीं बाकी नहीं, लोगों मैं ने। कह रहा एफआई मत बोलो, एफआई बोलने से लगता है इसको ग्रुप को हेल्प हो गया, नो हाँ। बडी। हाँ, नो वहां बडी। पे तो लोकल को चार्ज करते हैं, मैं कह रहा हूँ हम्म। यहाँ पे लोकल को भी कर दो, क्या फर्क पड़ने वाला है? हम्म। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स टू चेंज। एसटीटी बढ़ जाएगा इससे दो तो। चार बिलियन 5 बिलियन क्या फर्क पड़ता है? हम्म। अच्छा सर और अब पहले भाई एक और बात नोट की जाए कि पहले एसटीटी किया गया था ताकि कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करके एक एक बंदे से लेना मुश्किल काम हो गया जी, आप पहले दे दो। राइट। एग्रीगेट में जितना कैपिटल गेन टैक्स लगता है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया एग्रीगेट में एसटीटी से। एसटीटी बढ़ते जा रहा है, कैपिटल गेन एसटीटी टैक्स अलग बढ़ते से जा रहा बढ़ता है। गया और कैपिटल गेन अलग से बढ़ता गया। बढ़ता जा रहा है, लगा भी है और बढ़ता भी जा रहा है, दोनों तरफ से। हाँ, चलिए आई तो होप अब कि। इससे चेंज होगा 1 मिनट में कि नहीं होगा, बट आपको हल्के हल्के चीजें सॉल्व करने के लिए कि चलो जो 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 ऑब्वियस गलत, मतलब हम्म। गलत मीन्स कि जो बाकियों की लाइन में नहीं है। इरेशनल है थोड़ी सी, बराबर, ठीक बात है। इरेशनल भी चलो हम वर्ड नहीं यूज करते, मतलब है कि प्रैक्टिस नहीं है। ठीक बात है, ग्लोबल प्रैक्टिस के अगेंस्ट है, ठीक बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर अब एक। एफआई के लिए ग्लोबल प्रैक्टिस अगेंस्ट है, लोकल वो भी कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है छोटी चीजों से, मतलब 2-4-10 बिलियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचते हैं बड़ा फर्क पड़ता है। अब अगर आप कहो कि हमारा डेफिसिट 4.3 है, हाँ, लेकिन आप बोलो कि नहीं जी 4.35 है, सर 25 करोड़ इन्वेस्टर अब हो मतलब गए। सर किसी को क्या फर्क पड़ रहा है वर्ल्ड में ओवर एनालिसिस से? सर अब तो 25 करोड़ इन्वेस्टर हो गए, ये भी एक तरह से बड़ा वोट बैंक है। हाँ, वो भी वोटर भी है। है ना? क्या? अगर ये प्रसन्न हो जाए तो कोई भी सरकार बन सकती, बिगड़ सकती। पच्चीस नहीं करोड़ नहीं, इन्वेस्टर। एक्चुअल बात क्या है, इंडिया में कैपिटल नहीं तो कहाँ से आए? इंडिया में हम कहते हैं कि जी एम्प्लॉयज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो अब्रॉड ना जाए, उनको फंड कौन करेगा? तो उनको फंड करता है प्राइवेट इक्विटी। तो वो प्राइवेट इक्विटी क्यों फंड करता है कि भाई 5-7 साल बाद, पहले तो प्राइवेट इक्विटी वाला 100 कंपनियों में डालता है जिसमें 10 चलती हैं, उन 10 में वो इतने पैसे बना लेते हैं कि उनके 100 का काम हो जाता है, विच इज फेयर। लेकिन वो जो 10 कंपनियां बहुत चल गई, उनको बेचे कहां पर? उनको रिसाइकिल, उनको बेचने के लिए स्टॉक मार्केट चाहिए। तो स्टॉक मार्केट को आप अलग से सोचो कि स्पेकुलेशन हो रही है, स्पेकुलेशन नहीं हो रही है। स्टॉक मार्केट ने प्राइवेट इक्विटी या इंडिविजुअल वेंचर कैपिटल को फंड करने का एग्जिट दिखाया, हम्म। तभी वहां फंडिंग हुई, तभी 100 कंपनियां बनी इंडिया में, हम्म। हजारों कंपनियां बनी। अगर उनको पता हो कि एंड में मार्केट में बिकना ही नहीं है हमारा काम, फिर अच्छा सर एक सवाल ये कि क्या जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ठीक है थोड़ा वॉर खत्म होने का सिग्नल आएगा तब पैसा लगाएंगे, अब ऊपर भी आ गया, तो एक तो ये कि जिन जो इंतज़ार कर रहे थे क्या पैसा लगा लेना चाहिए, और दूसरा है अगर लगाना है
तो क्या पसंद है आपको? पहली बात तो बिल्कुल लगाना चाहिए। हमारे अगर आप म्यूचुअल फंड देखें या हमारा ऑफशोर में जो मैं लॉन्ग ओनली फंड करता हूँ, लॉन्ग ओनली, वो 99.5% इन्वेस्टेड है। और अभी भी अगर आप देखो 1 साल का रिटर्न आज से देख लो, मैंने अभी ब्लूमबर्ग में देखा है, आज से 1 साल पहले का रिटर्न 9-10% है, तो क्या बुराई है? इतना बुरा भी नहीं है इतने गंदे पीरियड में 10% का रिटर्न 1 ईयर का। व्हाट आई मीन इज कि इससे कोई ऑब्वियस बेटर चीज भी नहीं मिलनी है, नंबर 1। एंड नंबर 2, अगर वॉर खत्म हो, जो मैं कह रहा हूँ कि हो रही है, बट वो एक चलो बेट लेनी है तो आप पूरा मत डालो, आप कुछ करो, तो उसके बाद इंडिया के जो इश्यूज थे वो काफी सारे रिजॉल्व हो गए। नंबर 1 इशू हुआ मेरे हिसाब से ट्रेड डील, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, तो वो ट्रेड डील होने के बाद इसलिए मुझे लग रहा है कि फरवरी में जो मार्केट ठीक थी वो ट्रेड डील वगैरह के कारण हुई थी। तो मार्च का जो इवेंट हुआ है, जो वॉर रिलेटेड इवेंट हुआ है, उसमें आपके नेट में पांच, पहले 15 गए, फिर 10 आ जाएंगे, आपके 4-5 गए, वो परमानेंट गए सपोज फॉर द वॉर, और वहां से आप लाइफ आगे मूव करें और फिर इसी रेंज में रिटर्न बनाए 12-15% में। अब आप देखिए, अगर बिजनेस जो जो आते हैं अपडेट्स, तो कंज्यूमर कंपनीज के आए, ये ट्रेंट का आया, वो उसका आया, डी मार्ट का आया, फिर वो ऑटो के नंबर आए, फिर वो गोल्ड कंपनीज के आए, सारों के नंबर तो सॉलिड है, इंक्लूडिंग मार्च विच वाज सपोज टू बी अ बैड मंथ। तो इसका मतलब है अपनी तरफ से इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी तो इंप्रूव हो रही थी, या हो रही है, या हो गई है। लेकिन अब ये एक इवेंट आ गया, तो इवेंट अगर खत्म हो जाए तो फिर इट्स नॉट बैड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट हम तो लालची लोग हैं, हम कहते हैं ऐसी बहाने टैक्स बेनिफिट दे दो, आगे चले। ठीक, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी। समीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने थैंक यू। बहुत विस्तार से वॉर वाली सिचुएशन, एफआईएस का मूड मिजाज और बाजार के आगे के डायरेक्शन पर राय दी। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप इसी तरह से थैंक सर मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।